बिहार के चुनाव का नतीजा आ चुका है और जनता ने अपना जो मत ईवीएम में दर्ज हुई थी और जो ईवीएम में जमा हुई थी वो आखिरकार सामने आ चुका है और एनडीए को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ दिख रहा है। और इसके साथ जब बात सीटों की होती है तो जो मिथिलांचल, जिसे आम तौर पर आरजेडी और समाजवादी सोशलिस्ट पार्टियों का गढ़ माना जा रहा था, किसी ज़माने में कांग्रेस और वामपंथियों का भी पकड़ था, उन्होंने एक मत होकर बीजेपी को समर्थन दिया है। इसी संदर्भ में हम बात करेंगे कि मिथिलांचल के ज़मीन को, मिथिलांचल के लोगों को बीजेपी से क्या उम्मीदें और क्या आकांक्षाएं हैं और उन्हें अब तक क्या मिला है। इसके लिए, इस पर बात करने के लिए अभी हमारे साथ रंजन झा निश्चल है। पहले तो समय देने के लिए धन्यवाद। जिस क्षेत्र में हम अब तक देखते आ रहे थे कि जहाँ पे समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी और किसी ज़माने में चतुरानंद मिश्र और भूपेंद्र झा के समय में लेफ्ट पार्टियों का दबदबा रहा था, वहाँ पे बीजेपी का इस तरह का पहली बार दस्तक है। इसे आप कैसे देख रहे हैं? चूँकि राष्ट्रवाद अभी पूरे देश में पसर रहा है, इसमें बिहार भी अछूता नहीं है और दक्षिण बिहार से बेहतर उत्तर बिहार में राष्ट्रवादियों का इस बार पकड़ रहा। लोगों ने समर्थन दिया। प्रधानमंत्री मोदी के प्रभाव का ये प्रतिफल है कि लोग उनको, और सत्ता से, बिहार के सत्ता से नाराज़गी के बाद भी लोगों ने यहाँ भाजपा और जदयू को चुना है। भाजपा को चुना है, पर इससे पहले जो कई तरह के सवाल आते थे और ऐसा कहा जाता था कि मिथिलांचल से सौतेला व्यवहार होता है, उसके बावजूद जब इस तरह का बहुमत मिलता है तो उसके साथ यहाँ की जनता की आकांक्षाएं और मुद्दे क्या थे? यहाँ के सबसे बड़ा रोजगार का बात है, ये पलायन की बात है। वो तो पूरे बिहार की है। हाँ, नहीं, फिर भी अगर आप देखेंगे, कि अगर दक्षिण बिहार में फिर भी कुछ काम वहाँ के जो वहाँ का क्षेत्रीय नेता सबके मेहनत के कारण वहाँ कुछ काम हुआ है। छोटा फैक्ट्रियाँ, कुटीर उद्योग वगैरह वहाँ बढ़ावा मिला। हमारे यहाँ एक मिथिला पेंटिंग को छोड़कर कोई काम नहीं है जो ज़मीन पर नज़र आता है। एक समय में हमारे यहाँ बहुत सारी फैक्ट्रियाँ चलती थी, लेकिन अभी नहीं चलती है। अगर मांग देखा जाए तो लोगों का दृष्टि उस पर है कि हम सत्ता यहाँ के लोगों को कितना नौकरियाँ, कितना रोज़गार का सुविधा उत्पन्न कर पाते हैं। मिथिलांचल से इससे पहले अभी के समय में देखा जाए तो सिर्फ एक मंत्रालय मिला था, वो पीएचडी मिनिस्ट्री विनोद नारायण झा थे। और अभी यहाँ से जब इस तरह का बहुमत मिला है और जहाँ पे एनडीए पिछड़ रहा था, वहाँ पे अगर जीत की वो संजीवनी कहें, वो कृषांतक कहें, जो भी कहें, वो मिथिलांचल से उन्हें प्राप्त हुआ। मधुबनी की 8 सीटें, दरभंगा की 9 सीटें, इस तरह से सत्ता में कितनी हिस्सेदारी मिलेगी मिथिलांचल को? इस बार अगर देखा जाए तो उत्तर बिहार में, वैसे तो मिथिला ही कहा जाए, मिथिला के कारण ही इस बार फिर से सरकार बनाने में नीतीश सरकार सफल हुई है। मिथिला के कारण ही इस बार देखा जाएगा तो हमें लगता है कि कम से कम 4 मंत्रालय तो मिलना ही चाहिए। यहाँ से नीतीश मिश्रा जीते हैं, पहले भी मंत्री रह चुके हैं। और इस बार, पिछले बार वो कुछ मतों से हार गए थे, इस बार वो बम्पर मतों से जीते हैं। तो हमें लगता है कि उनको तो इस बार मंत्रिमंडल मिलना तय ही है, क्योंकि वो उनका एक काम करने का एक अलग स्टाइल रहा है। वो मतलब ये तो है कि लोगों तक उनका पहुंच कितना है ये तो नहीं कह पाएंगे, लेकिन विकास के काम पे वो, अगर डेवलपमेंट की बात की जाए तो वो समझते हैं कि इस क्षेत्र की ज़रूरत क्या है। उस क्षेत्र से बिलोंग करते हैं और वहाँ पे बाढ़ की समस्या रही है और वहाँ खेती बाढ़ की वजह से, पहले बाढ़ उसके बाद दलदल की वजह से नहीं हो पाती है। हाँ, चूँकि खेती वहाँ ये एक लॉन्ग टर्म समस्या है। इसे मतलब यहाँ ऐसे ही कोई मंत्री बन जाने से तो वो सॉल्व नहीं हो जाएगा। इसके लिए एक समय चाहिए, इसके लिए एक प्लान चाहिए। यहाँ लोग हैं जो बाढ़ पे काम किए हैं, रिसर्च किए हुए हैं, उनके साथ बैठ के एक मतलब बाढ़ को रोकने के लिए एक मंत्रालय का एक गठन होना चाहिए। बाढ़ के समस्या को लेके कैसे है, चूँकि ये तो जल संसाधन विभाग में आता है और जल संसाधन के मंत्री संजय झा हैं। लेकिन बाढ़ कंट्रोल करने के लिए, जैसे गंगा को स्वच्छ करने के लिए एक मंत्रालय बनाया गया था, नमामि गंगे। हाँ, नमामि गंगे फाउंडेशन का स्थापना हुई थी। तो इसी तरह से बिहार के बाढ़ को लेकर के एक मंत्रालय बनना ही चाहिए। बिल्कुल। सवाल एक और होता है, सवाल बिहार का, सवाल मिथिलांचल का, उसके साथ ही सवाल सत्ता का होता है। और सत्ता में वापसी एनडीए की हुई है, पर क्या वो वापसी नीतीश कुमार के लिए उतनी ही मुफीद है?
नीतीश कुमार के लिए थोड़ा अब अगर देखा जाए तो उनको विश्लेषण का समय है, उनको काम करना पड़ेगा अब खुद पे कि आखिर मतलब वो भी एक जब हाँ, क्योंकि नीतीश कुमार की जो छवि बनी थी अपने समय में, वो साइकिल को लेके, आवास योजनाओं को लेके, वो इस 5 वर्षों में शराबबंदी की जो रिपोर्ट और जो खबरें और जो मीडिया चैनलों में जो तस्वीरें आई, उसके बाद उनकी तस्वीर वो काम चलाओ वाला हो गया है, वो गंभीरता बच नहीं गई थी। चूँकि उनका क्या है कि उनका जो 7 निश्चय योजना जो औंधे मुँह गिरी है, 7 निश्चय योजना का औंधे मुँह गिरने से उनके अपने पार्टनर विरोध कर रहे थे 7 निश्चय की। हाँ, वो देखेंगे कि वो ज़मीन पर जो है वो औंधे मुँह गिरी वो योजना। जहाँ पानी की दिक्कत थी वहाँ पानी का काम नहीं हो पाया, जहाँ पानी की अधिकता है वहाँ जाके आप व्यवस्था कर रहे हैं, तो वो सब वो निरर्थक है, वो पैसे इसके लिए जो उनको एक रोज़गार पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए था, इसीलिए कुछ जगह उनको नाराज़गी झेलना पड़ा। उत्तर बिहार में तो फिर भी कम, दक्षिण बिहार में उनको ज़्यादा नाराज़गी झेलना पड़ा, क्योंकि वहाँ पानी की समस्या है, नहर की पानी की समस्या है, वहाँ प्रमुखता से उठाया गया था वामपंथियों के द्वारा। आने वाले समय में मिथिलांचल के लिए आप क्या देखना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ की समस्याएं इतनी है कि पूरा ग्रंथ लिखा जाए, पर जो कुछ मुख्य समस्याएं, जैसे कुछ लोग रोजगार को मानते हैं, कुछ शिक्षा और चिकित्सा को मानते हैं, आपके हिसाब से मिथिलांचल के लिए कुछ ऐसे ज़रूरी काम जो होने चाहिए, चूँकि सरकार है और मिथिलांचल के आशीर्वाद से सरकार है, बिल्कुल, तो क्या देखना चाहेंगे? मैं तो चाहूँगा कि शिक्षा चिकित्सा तो यहाँ बुनियादी व्यवस्था हैं, बुनियादी चीज़ है, उसमें तो सुधार होना ज़रूरी है। केंद्रीय विद्यालय नहीं है, केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, जो यहाँ का विश्वविद्यालय का हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। एक संस्कृत विश्वविद्यालय जो पूरे बिहार में एक ही है, वहाँ भी व्यवस्थाएँ लचर है, तो इन सब चीज़ों को वो देखें। और जहाँ तक चिकित्सा की बात है कि लोगों को अभी भी दौड़ना पड़ता है, बाहर दिल्ली जाना पड़ता है, पटना जाना पड़ता है, ये व्यवस्था हो जाए। अगर ढंग से देखा जाए तो किसी हॉस्पिटल में एक रेडियोलॉजी का व्यवस्था नहीं। सवाल एक और उठता है, सवाल कांग्रेस का है, और कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष मदन मोहन झा का है, जो कि यहीं मनीगाछी से बिलोंग करते हैं। सवाल ये आता है कि एक समय में कांग्रेस का ये गढ़ हुआ करता था, चाहे वो जगन्नाथ मिश्रा हों, ललित नारायण बाबू हों, कांग्रेस कहाँ चूक कर रही है? हालांकि ये सवाल तो पूरे भारत के लिए, पर मिथिलांचल के लिए, क्योंकि पिछले चुनाव में भी उनके तकरीबन 8 सीट आई थी और 27 में 8 सीट मिथिलांचल से थी। इस बार वो 0 पे सिमट गए हैं, तो क्या कारण रहा है इसका? केंद्र और राज्य के कांग्रेस के जो कमेटी है उसमें कोई समन्वय नहीं है। इस बार का चुनाव देखा जाए तो ऐसा लगता था कि राष्ट्रीय कांग्रेस बिहार के चुनाव के प्रति बहुत उदासीन है। एक भी रैली तेजस्वी और राहुल का साथ नहीं हो पाया, सोनिया नहीं आई। तेजस्वी राहुल का मिथिलांचल में नहीं हुआ था, पर हुआ था, वो साथ में उन्होंने संबोधित किया था। हाँ, तो इसीलिए मिथिला में उनका सीट बहुत कम आया। और वोटिंग परसेंटेज देखिए कांग्रेस का बहुत बुरा है। कांग्रेस को इस तरह खींच के आप किसी के भरोसे आप खींच के आगे बढ़ाएंगे तो वो नहीं हो सकता। चूँकि कांग्रेस तो 80 के दशक से ही लगभग मिथिलांचल में लगभग ख़त्म ही हो गई थी। यहाँ तो हाँ, जगन्नाथ मिश्रा, ललित बाबू के मृत्यु के बाद कांग्रेस से टूटा था, पर उसके बावजूद जब मुख्यमंत्री बने थे जगन्नाथ बाबू, तो उसके बाद वापसी हुई थी। हाँ, कुछ समय के लिए, वो भी 2-2.5 साल के लिए, वो भी बहुत तोड़ जोड़ के बाद बाहर से संसोपा का समर्थन। चूँकि दिक्कत ये है कि विनोदानंद झा के बाद ही कांग्रेस का दुर्दशा यहाँ शुरू हो चुका था, क्योंकि खुद कांग्रेस के लोग ही अलग अलग बन के पार्टी बना के फिर एक हो जाते थे। तो इसका ये दिक्कत रहा ही। अभी भी बिहार के कांग्रेस के प्रति लोग सचेत नहीं हैं। खुद पार्टी अध्यक्ष अपने खेमों को लेकर दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते रहे हैं, यहाँ का इतिहास रहा है। आप अशोक चौधरी की बात कर रहे हैं, उनका कुछ अलग वर्जन है इसको लेके। बिहार चुनाव में एक चीज़ और नई हुई है कि एक कहावत चलती थी सोशल मीडिया पे, ट्रोल चलाते थे कि वामपंथ केरल और जेएनयू के अलावा कहीं नहीं बचा है। वो बिहार में उस चीज़ को झुठलाया गया है और वामपंथ ने ज़ोरदार वापसी की है, अगर सोशल मीडिया के टर्म में किया जाए, क्योंकि उन्होंने 29 सीटों पे चुनाव लड़े थे और तकरीबन 16 जीत के लाए हैं। बिहार में इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है? बहुत खासा प्रभाव पड़ने वाला है। जब वामपंथी और समाजवादी एक साथ होते हैं उसका प्रभाव तो होता ही है, और लंबे समय का प्रभाव है। अगर देखा जाए जहाँ जहाँ जिस सीट पे वो चुनाव इस बार जीत के आए हैं, अगर वो अकेले भी लड़ते थे तो 10,000 कम से कम उनको वोट आता ही था।
इस बार वो जहाँ वो चुनाव जीते हैं ज़्यादा अंतर से जीते हैं, ज़्यादातर सीट पे। तो ये तो यहाँ तो वामपंथ तो रहा ही है, लेकिन अब पुनः जीवित तो था ही कुछ, लेकिन इस बार वो उसका विस्तार हो चुका है, अब ये फैलेगा चूँकि। लेकिन अब वामपंथियों का ऑपरेशन सिस्टम हम लोग जानते हैं वो कैसा है। कैसा है उनका ऑपरेशन सिस्टम? देखिए, वामपंथी एक तरफ से तो वो आप देखेंगे कि वो उनका एक पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो जानते हैं, लेकिन डेवलपमेंट और उनकी सोच ये ज़रा थोड़ा सा उनका एक उन पर इस पर ज़्यादा काम करना पड़ेगा। क्या काम करना पड़ेगा आपके हिसाब से? बिहार में जहाँ तक बात है कि वो बिहार में उद्योग अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उद्योग बहुत वामपंथ का मतलब लेफ्टिस्ट सरकार तो यहाँ रही नहीं, कभी नहीं रही। वो भूपेंद्र झा जब जीता करते तब भी उनकी बहुमत नहीं होती थी। हाँ, तो उसके बाद उद्योग धंधा तो फिर भी डेवलप नहीं हो पाया। नहीं हुआ। फिर भी देखिए क्या है कि अभी इस बार का चुनाव देखेंगे तो एक डेवलपमेंट की बात पे हुई है, और इस बार चुनाव में मतलब विकास, रोजगार एक की फैक्टर रहा है। रोजगार तो अब सरकारी नौकरी तो इतना ज़्यादा उत्पन्न क्या नहीं जा सकता, इसके लिए यहाँ कल कारखाने उद्योग लगाने की जरूरत पड़ेगी। लेफ्ट के उदय को आप कैसे देख रहे हैं? ये एक मतलब विपक्ष के लिए ज़रूरी भी था, क्योंकि आवाज़ उठाने के लिए लेफ्ट आवाज़ उठाने के लिए ही वो नामी है वो। अब हाँ, तो तेजस्वी यादव को समस्या हो सकती है आगे चल के, क्योंकि दीपांकर भट्टाचार्य ने कहा था कि ये गठबंधन हमारे पुनरुत्थान के लिए ज़रूरी था। तो क्या वो आगे चल के तेजस्वी यादव को चुनौती दे सकते हैं? नहीं, तेजस्वी यादव को चुनौती नहीं दे सकते। अगर वो जहाँ से जीत के भी आए हैं, उनका अपना वोटिंग परसेंटेज जितना है वो उस पर अब 2 से 3 सीट जीतने लायक थे। अब वो जहाँ से जीत के आए हैं वहाँ पहले से राजद बहुत ज़्यादा मजबूत है, तो राजद को इससे कोई समस्या नहीं होगा। हाँ, अगर वामपंथी अगर राजद के साथ है तो उनको इसका फ़ायदा पहुँचेगा। दिल्ली के चुनावी पंडित, जिसे मदर ऑफ ऑल इलेक्शन कह रहे हैं, बंगाल चुनाव वो आने वाली है, और उसके साथ ही पता चलेगा कि दक्षिण पंथ की जड़ें दक्षिण में कितनी मजबूत हुई है, और वो अपनी विचारधारा के साथ जो तथाकथित एलीट क्लास है उन तक कितनी पकड़ बनाई है। बंगाल में जो कुछ भी होगा, और उससे चुनाव से पहले जो कुछ भी घटनाक्रम होगी, जो कुछ भी बातें होंगी, उनकी सभी चीज़ों की वर्णन, विवरण और विश्लेषण आप तक पहुंचाता रहेगा न्यूज़ लोग। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब बहुत बाजारू शब्द लगता है, हमारे चैनल पे आइए फॉलो, और अगर आप फेसबुक में हैं तो हमारे पेज को लाइक करिए। आप तक सभी खबरों को न्यूज़ लोग पहुंचाता रहेगा, और उसके साथ मैं संभव। धन्यवाद।